हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम आपको भाषा पढ़ाने वाले हैं, आपको हम अगले वीडियो में हिंदी का परिचय करा दिए थे। हिंदी के परिचय में हम आपको कराए थे व्याकरण और साहित्य। व्याकरण में जितने चैप्टर्स थे आपको क्रमवाइज बता दिए थे और साहित्य का भी क्रमवाइज बता दिए थे। और आज हम व्याकरण का पहला चैप्टर जो भाषा है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा किस धातु से ली गई है, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा की कितनी इकाइयाँ होती हैं, और भाषा के रूपांतरित कैसे हुआ, किस किस रूप में हुआ, हिंदी तक पहुंचने में क्या क्या कितना टाइम लगा इसको। तो आज हम आपको भाषा के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं, हम भाषा को देखते हैं। जो भाषा, ये देखिए, भाषा के बारे में हम देखते हैं। भाषा का उद्भव जो है भाष धातु से हुआ है। भाष धातु है, संस्कृत शब्द से लिया गया है। भाष का अर्थ होता है, यानी कि मतलब इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसको कहते हैं कि वाणी का व्यक्त करना। मतलब भाष का जो अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। हम अपने वाणी को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को हम कैसे व्यक्त करेंगे दूसरे के सामने, या फिर कैसे समझाएंगे किसी को, वही होता है वाणी का व्यक्त करना, या फिर अपनी बातों को रखना, अपनी भाषाओं को रखना, उसे ही हम कहते हैं अपनी वाणी को व्यक्त करना। देखते हैं वाणी को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे वाणी को व्यक्त करने का कितने प्रकार का तरीका हम लिख के कह सकते हैं, बोल के कह सकते हैं, इशारों में कह सकते हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि वाणी को हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो हम देखेंगे वाणी को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि सबसे पहले हम सांकेतिक रूप में करते हैं। सांकेतिक रूप में कैसे करते हैं आपको बताएंगे। जैसे आप किसी को बुलाना हुआ तो हम इशारों से ऐसे करके बुला लेते हैं, फिर भेजना हुआ तो ऐसे कर देते हैं, मतलब चले जाओ। तो ये इशारों से बहुत सारी जो बातें होती हैं, और फिर उसी को हम कहते हैं सांकेतिक, मतलब संकेत देके, तो उसी को कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब बात आती है मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक मतलब जैसे हम लोग अभी, जैसे हम आपसे जो बता रहे हैं मौखिक बता रहे हैं, आप वहाँ सुनोगे, आप वीडियो को सुनेंगे, वो आपका हो जाएगा मौखिक। हम जिससे बात करते हैं, बातचीत की जो भाषा होती है वो मौखिक भाषा होती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं भैया लिखित भाषा किसे कहते हैं। सांकेतिक और मौखिक हो गया, तो लिखित किसे कहते हैं। जैसे ये जो हम बता रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, जैसे कुछ भी लिखना पढ़ना, तो वो होता है लिखित भाषा। हम जो लिख कर किसी को समझाएं या फिर लिख कर किसी को बताएं, तो उसको कहते हैं लिखित। तो भाषा को हम कह सकते हैं, भाषा, ये जो भाषा है अर्जित की हुई संपत्ति है। मतलब भाषा जो है अर्जित की हुई संपत्ति है। तो साथियों, हम देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, हम भाषा को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा को अब साथियों हम 4 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, फिर अपने अपने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम 4 प्रकार से देखेंगे। जिसको कहते हैं राजभाषा, एक कहते हैं राष्ट्रभाषा, और एक होती है मानक भाषा, एक संपर्क भाषा। तो हम 4 प्रकार से भाषाओं को व्यक्त करेंगे। तो आइए देखते हैं हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा में अंतर क्या होता है। ये सुने होंगे आप, कहते हैं राजकीय भाषा है, राष्ट्रभाषा होती है, मानक भाषा है और संपर्क भाषा है। तो हम इसमें अंतर क्या होता है सारी भाषाओं में, हम इसको देखेंगे। तो साथियों, जैसे कि राजभाषा किसे कहते हैं, जैसे कि भारत की जो मानक भाषा है, जैसे जो भारत के या फिर किसी भी देश की, भारत के नहीं किसी भी देश के, हम भारत में हैं तो भारत से लेकर चलते हैं, जिस पर कार्यालय का कार्य किया जाता है, या फिर जो कामकाज की भाषा हो जाती है, कामकाज की भाषा, काम काज की भाषा, जो कामकाज की भाषा होती है, जो विभागीय भाषा होती है, उसे ही हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा को हम कामकाज की भाषा कहते हैं। बात आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, जैसे कि भारत में अगर हम देखा जाए तो अभी तक राष्ट्रभाषा को, किसी भाषा को राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं दी, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक लोग रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो भाषाएं बोली जाती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो हिंदी भाषा है वो बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, जो किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा, जो किसी भी देश के बहुसंख्यक
बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, जो किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब बात आती है जो मानक भाषा होती है, इसे क्या कहते हैं? मानक भाषा जैसे जिस पर साहित्य लिखा जा सके, जैसे जो हम लोग साहित्य लिखते पढ़ते हैं या फिर जो भी लोग जो मतलब पढ़ते हैं, जो एक सही क्रम से लिखते हैं, उसे ही हम मानक भाषा कहते हैं, उसे ही मानक भाषा कहते हैं। जिस पर जैसे साहित्य लिखा जा सके, जिस भाषा में साहित्य लिखा जा सके। अब संपर्क भाषा किसे कहते हैं? संपर्क भाषा वो भाषा है जो हम किसी के संपर्क में आने पर बोलते हैं, जैसे हाय हेलो जो भी करते हैं हम किसी के संपर्क में आने पर, किसी के संपर्क में आने पर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं साथियों। तो ये है भाषा के प्रकार। जैसे राजभाषा कामकाज की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा जो किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती हो, मानक भाषा जिस पर साहित्य लिखा जा सके, संपर्क भाषा जो किसी के संपर्क में आने पर हम जिस भाषा में हम बात करते हैं, कोई किसी भाषा में बात करता है, जैसे कोई हिंदी में करे, कोई इंग्लिश में करेगा, कोई गुजराती मराठी में करेगा, तो वह उसकी संपर्क भाषा होती है। तो साथियों हम देखते हैं हिंदी जो है कितने प्रदेशों में बोली जाती है या फिर कितने राज्यों में बोली जाती है। भारत के कितने ऐसे प्रदेश हैं जिसमें हिंदी बोली जाती है? तो भारत के 10 राज्यों में पूर्णतः लगभग हिंदी बोली जाती है, बाकी अदर राज्यों में भी बोली जाती है। हिंदी समझते सारे लोग हैं, लेकिन 10 राज्यों में तो लगभग पूर्णतः बोलते हैं। जो हिंदी बोल नहीं सकता वो भी हिंदी को समझ सकता है। तो जैसे हम देखते हैं 10 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे अपना बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश। यहाँ के जो लोग होते हैं ये हिंदी को अच्छे से मतलब बोलते भी हैं, समझते भी हैं और हिंदी में लगभग पढ़ते भी हैं, जो भी उनको पढ़ना रहता है। और बाकी जो अदर्स स्टेट हैं उनके भी लोग हिंदी को समझते हैं, बोल पाए या नहीं। जैसे आप कह देंगे पंजाब हरियाणा से हो गए हरियाणी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो जैसे मतलब छत्तीसगढ़ से हो गए छत्तीसगढ़ी बोलेंगे, तो मतलब वो हिंदी के ही अंतर्गत आएगी। मतलब जैसे होता नहीं है अवधी होता है, कहीं का बुंदेलखंडी होता है, तो ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा भाषाओं में चेंजेस होता है, लेकिन दरअसल वो हिंदी ही होती है। जो जैसे झारखंड में बोलते हैं या फिर हिमाचल में बोलते हैं, हरियाणा में, वो हिंदी का ही मतलब प्रारूप होता है, फिर स्वरूप होता है, तो हम उसे हिंदी में ही काउंट करते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे, अगर पूछा जाए, हमें कभी कभी पूछ लेता है भारत में हिंदी बोलने वाले प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो हम वहाँ पर 10 कर सकते हैं। और पूछा जाता है कि जैसे एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा इसमें हिंदी भाषी क्षेत्र है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है। तो अब भारत में जो है 10 राज्यों जो हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे कि अभी आपको बताया बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं ये वो 10 राज्य हैं जहाँ पर हिंदी पूर्णतः बोली जाती है। साथियों अगर हम बात करें भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, तो आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही बार एग्जामों में पूछा गया है कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो साथियों भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम जो राज्य था क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश। और साथियों ये तो आपको बहुत कम मिला होगा, फिर ये भी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 1 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा के आधार पर, मतलब तो ऐसे जल्दी से तो दिखता नहीं, लेकिन अगर हिंदी के एग्जाम्स हुआ, जैसे यूपी बीएड हो गया या फिर यूपीपी हो गया, और भी मतलब जो हिंदी स्पेशल जिसमें पूछी जाती है उसमें पूछ लिया जाता है कि हिंदी के आधार पर, जो हिंदी के आधार पर प्रथम राज्य बना था उसको क्या कहते हैं? तो वो क्या था? तो दोस्तों था हरियाणा। हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम प्रदेश जो था वो था हरियाणा दोस्तों। तो हम बात करते हैं हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला अंतिम जो राज्य था
वो क्या था साथियों, वो आपको पता होगा वो क्या था, वो था झारखंड, जो कि वो झारखंड था। तो ये है कुछ भाषा के आधार पर बनने वाले प्रथम राज्य और फिर अंतिम राज्य। जैसे हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम प्रदेश हरियाणा था। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ये तो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ही बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य क्या था। लेकिन ये भी कभी कभी देखने को मिल जाता है कि हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम प्रदेश जो था वो कौन सा था, हरियाणा था। और हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला अंतिम राज्य क्या था, झारखंड था साथियों। तो साथियों बात करते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे प्राचीन भाषा आप सबको पता होगा कि जो है संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा कहते हैं, जिसको देवों की भाषा भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि देवों की भाषा किसे कहते हैं, तो देवों की भाषा जो है संस्कृत को ही कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी समय सीमा क्या रही। जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत के बाद पाली में, जैसे इनका परिवर्तन कैसे हुआ, हम अगर देखें हैं इनका परिवर्तन क्या हुआ, संस्कृत से पाली में हुआ परिवर्तन। जो पाली भाषा थी यही आगे चलकर प्राकृत में का रूप लेती है, प्राकृत भाषा जो थी वही आगे चलकर अपभ्रंश का रूप लेती है। यही जो अपभ्रंश थे यही जो है अवहट, जिसको टूटी फूटी हिंदी, फिर यही आगे चलकर हिंदी का पूर्णतः रूप ले लेती है। अगर हम इनकी समय सीमा की बात करते हैं साथियों, तो जो संस्कृत भाषा है इसको हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अगर हम साथियों संस्कृत की जो समय सीमा की बात करते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, ना कि ईस्वी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं पाली भाषा की जो समय सीमा थी वो कब तक थी। तो पाली भाषा की अगर हम समय सीमा देखें तो ये जो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। अब यहाँ आते हैं ईसा मसीह का जन्म होने तक, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब तक जो थी ये पाली भाषा का प्रचलन में थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं प्राकृत भाषा, जो प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से लेकर साथियों 1 ईस्वी से लेकर कहाँ तक चलती है, तो ये 500 ईस्वी तक, यानी कि मतलब आप देख सकते हैं 500 वर्षों तक इसका कालक्रम रहा और 500 वर्षों तक इसका 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। अगर हम अपभ्रंश को देखते हैं तो ये 500 से लेकर 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अब बात आती है अवहट्ट की। अवहट्ट को अगर हम देखें तो ये 1000 ईस्वी से लेकर अभी चल रही है, यानी कि मतलब अवहट्ट से वही हिंदी का टूटा फूटा रूप था, बाद में वही हिंदी का रूप ले लेती है। हिंदी का जो काल था अभी तक चल रहा है, मतलब कह सकते हैं वर्तमान तक, कह सकते हैं वर्तमान तक। तो ये है मतलब इनका काल समय। आप देख सकते हैं संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, और पाल का जो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का जो समय सीमा है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अवहट्ट का जो है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, जिसे देवों की भाषा भी कहा जाता है। तो साथियों बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप होंगे उसमें भी सेंड करिएगा।